आप सभी जानते हैं इतिहास अपने आप को दोहराता है। जी हाँ, आपने कई किताबों में हर जगह पढ़ा होगा और सुना भी होगा कि इतिहास हमेशा अपने आप को दोहराता है, पर आज इसका उल्टा होगा। जी हाँ, इसका उल्टा होगा आज, क्योंकि आज हम इतिहास को दोहराएंगे। और आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए इतिहास को दोहराने के लिए पहला चैप्टर, जिसका नाम है ईंटें, मनके और अस्थियां। जी हाँ, अगर हम सही अर्थों में इसका नाम ले तो हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता, जी हाँ, आप जानते हैं इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर, इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक हड़प्पा सभ्यता। हर जगह आप 12th क्लास की बात करें या फिर बीए की या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें, हड़प्पा सभ्यता हमेशा ही आता है हमारे एग्जाम में। हर जगह हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, पर फिर भी आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका आंसर क्या था। हमने पढ़ा तो था पर याद नहीं रहा, पर आज आप ऐसा पढ़ेंगे कि आप कभी भूल नहीं पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस चैप्टर को और जानते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो चलिए जानते हैं हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में कि क्या थी हड़प्पा सभ्यता, कैसी थी और ये इतनी ज्यादा फेमस क्यों हुई थी हड़प्पा सभ्यता। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आप क्वेश्चन हमेशा पेपर में गलत करके आते हैं उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है। तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आपने हमेशा हड़प्पा सभ्यता ही पढ़ा है, परंतु हड़प्पा सभ्यता का नाम एक और भी है। जी हाँ, एक और नाम आपको नहीं पता होगा कि उसका दूसरा नाम क्या है, तो मैं आपको बता देती हूँ। उसका दूसरा नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। जी हाँ, सिंधु घाटी की सभ्यता। हमेशा क्वेश्चन पेपर में हड़प्पा सभ्यता की जगह सिंधु घाटी की सभ्यता देकर हम सबको कंफ्यूज किया जाता है कि, और इसी कारण हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने हड़प्पा सभ्यता का पढ़ा था, सिंधु घाटी सभ्यता तो हमने आज तक पढ़ा ही नहीं। और हम पेपर में क्वेश्चन, तो मैं आपको बता दूं कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि यह सभ्यता सिंधु घाटी यानी कि सिंधु नदी के पास फैली हुई थी। अब सिंधु नदी के पास होने के कारण इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी की सभ्यता भी रख दिया गया था। जी हाँ, सिंधु घाटी की सभ्यता इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यह सभ्यता सिंधु नदी के पास में जन्मी थी, सिंधु नदी के पास विकसित हुई थी। तो ये आपने जान लिया कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं। अब हम इसका नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि इस सभ्यता का नाम हड़प्पा नामक स्थान, जहां पर संस्कृति पहली बार खोजी गई थी, के नाम पर पड़ा था। जी हाँ, यह हड़प्पा सभ्यता जो थी एक स्थान था हड़प्पा नाम का, वहां पर इस सभ्यता की सबसे पहले खोज की गई थी। और जहाँ पे सबसे पहले खोज होती है उस जगह का नाम वही रख दिया जाता है। तो इसीलिए हड़प्पा नामक स्थान पर खोज होने के कारण हड़प्पा सभ्यता का नाम भी हड़प्पा सभ्यता ही रख दिया गया था। और तो चलिए हम इसका नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता के दो प्रसिद्ध केंद्र थे। जी हाँ, हड़प्पा सभ्यता के दो प्रसिद्ध केंद्र थे। हम कह सकते हैं कि सबसे फेमस जो स्थान थे हड़प्पा सभ्यता के वो दो थे, जिसका पहला नाम है हड़प्पा और दूसरा मोहनजोदड़ो। सबसे महत्वपूर्ण स्थान हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ही थे इस सभ्यता के। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 और 22 में। जी हाँ, हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 और 22 में हुई थी। तो 1921-22 में इसका आज़ादी से पहले हुई थी। तब भारत और पाकिस्तान अलग अलग नहीं हुए थे। भारत और पाकिस्तान उस वक्त एक थे। पाकिस्तान भी भारत के हिस्से में ही आता था, जिसके कारण यह सभ्यता हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों में फैली हुई थी, दोनों में विकसित हुई थी हड़प्पा सभ्यता। और 1921-22 में हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी, राखालदास बनर्जी और सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुई थी। जी हाँ, इन तीनों मनुष्यों का, इन तीनों व्यक्तियों का बहुत ज्यादा योगदान था हड़प्पा सभ्यता के खोज में। और सबसे ज्यादा दयाराम साहनी जो थे, इन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की थी इस खोज को करने के लिए। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता का काल 2600 से 1900 ईस्वी पूर्व के बीच माना जाता है। जी हाँ, 2600 ईस्वी पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व, यानी कि ईसा मसीहा के जमाने से भी पहले का काल है। इतनी पुरानी सभ्यता। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी पुरानी सभ्यता के बारे में 1921 और 22 में कैसे पता चला। तो इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे कि इतनी पुरानी सभ्यता के बारे में हमें कैसे पता चला था। तो हम पढ़ लेते हैं इस सभ्यता की जानकारी के स्रोत। खुदाई से मिली इमारतें, मेदभांड, औजार, आभूषण, मूर्तियां, मोहरे हैं। जी हाँ,
जो इस सभ्यता की जानकारी मिली थी वो हमें किन स्रोतों से मिली थी? सबसे पहला स्रोत था खुदाई में मिली इमारतें। जब भी किसी जगह की खुदाई की जाती है, आप जानते हैं कि ट्रेन के लिए खुदाई की जाती है, मेट्रो के लिए खुदाई की जाती है, तो उसी तरह ट्रेन की पटरी बिछाने के लिए वहाँ की खुदाई की जा रही थी। तो खुदाई के वक्त वहाँ पर इमारतें मिली थी और मेदभांड यानी कि मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए थे खुदाई में, औजार, आभूषण और मूर्तियां, मोहरें मिली थी। और इन सब से ही हड़प्पा सभ्यता की जानकारी मिली थी कि हाँ, एक सभ्यता थी यहाँ पर जिसके बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। अगर ये खोज नहीं होती, खुदाई ना होती यहाँ पर, तो शायद आज हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में नहीं पढ़ पाते। तो चलिए हम अपना नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार क्षेत्र। जी हाँ, हड़प्पा सभ्यता किन किन स्थानों पर फैली, कौन कौन से उसके विस्तार के क्षेत्र थे? तो सबसे पहले अफगानिस्तान। जी हाँ, ये सभ्यता बहुत बड़ी सभ्यता थी, इसलिए ये हिंदुस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तीनों देशों में फैली हुई थी। अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान यानी कि पाकिस्तान, बलूचिस्तान उस वक्त पाकिस्तान यानी कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दोनों को हिस्से को मिलाकर बलूचिस्तान था। और गुजरात, राजस्थान, पश्चिम उत्तर प्रदेश। जी हाँ, ये आज जो हमारे स्थान हैं उन जगहों पर ये हड़प्पा सभ्यता फैली हुई थी। हम जान लेते हैं कि उस वक्त हड़प्पा सभ्यता के कौन कौन से स्थान थे और उनके क्या क्या नाम थे। इसके प्रमुख स्थल, जी हाँ, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल जो थे, नागेश्वर, बालाकोट, चनहुदड़ो, कोटदीजी, धोलावीरा, लोथल, कालीबंगन, बनावली और राखीगढ़ी। ये स्थान बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे और ये आपके एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। आपका एक मैप आता है, मैप में आपको इन स्थानों को फिल करने के लिए बोला जाता है, परंतु आपको सिर्फ इनके नाम पता है। आप यह नहीं देखते कि ये मैप में कहाँ आएंगे और आप मैप को छोड़कर आ जाते हैं, जिसके कारण आपके 5 मार्क्स यानी कि 5 नंबर चले जाते हैं। आपको कुछ मिलता ही नहीं है, आप 5 नंबर ऐसे ही छोड़ आते हैं। बल्कि यह बहुत आसान है, अगर आपको नहीं आते तो कोई बात नहीं। इसके आगे की वीडियो में मैं आपके लिए लाने वाली हूँ एक मैप, जिसमें मैं आपको हड़प्पा सभ्यता के सारे क्षेत्र विस्तार से बताऊंगी कि भारत में इस वक्त वह कौन सी जगह थे और इस वक्त उसका क्या नाम है। तो चलिए इसका नेक्स्ट पॉइंट अब हम इसका एक नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। यह हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। जी हाँ, हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। यह कोई ग्रामीण सभ्यता नहीं थी, बल्कि एक नगरीय सभ्यता थी। आप जानते हैं आजकल के नगर, आजकल के शहर भी ऐसे नहीं होंगे जैसे कि हड़प्पा सभ्यता थी। आप जानते हैं कि अभी अभी जो हमारे शहर हैं, मैं अगर बात करूं कि मुंबई शहर, जी हाँ, जाना माना शहर हमारे भारत का मुंबई, वहाँ पर भी इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है, वहाँ भी इतने अच्छे नालों का प्रबंध नहीं है। और नालों का प्रबंध ना होने के कारण अभी बारिश के तेज आने से वहाँ पर बाढ़ जैसी स्थिति आ गई थी। सारी जगहों पर पानी भर गया था। किस लिए? क्योंकि वहाँ पर नालियाँ और नाले अच्छे नहीं थे। परंतु हड़प्पा सभ्यता में एक ऐसी पद्धति, ऐसी टेक्निक को अपनाया गया था जिसके कारण पानी जरा सा भी घर से बाहर नहीं निकलता था, घर का पानी सीधा नालियों में जाता था। और इस पद्धति के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और मैं आपको बता दूं कि इसकी प्रमुख विशेषता भी नगर निर्माण योजना थी। जी हाँ, नगर में इतना अच्छा निर्माण किया गया था, घरों का, नालियों का, सड़कों का, ऐसा निर्माण किया गया था कि आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि वहाँ पर किस तरह। हड़प्पा सभ्यता की नगर निर्माण योजना। जी हाँ, नगर निर्माण योजना का क्वेश्चन आप सोच भी नहीं सकते होंगे कि एग्जाम में कितने मार्क्स का आता है। तो मैं आपको बता दूं कि नगर निर्माण योजना का क्वेश्चन जो कभी कभी 8 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आ जाता है। जी हाँ, 8 मार्क्स का 8 नंबर का क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है। पर हमें तो यही नहीं पता कि नगर निर्माण योजना है क्या हड़प्पा सभ्यता की, तो हम 8 नंबर का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करके आएंगे। तो इसीलिए मैं बता देती हूँ आपको नगर निर्माण योजना के बारे में। तो हड़प्पा सभ्यता सबसे पुराना जो क्षेत्र था वो हड़प्पा था। जी हाँ, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पुराना क्षेत्र हड़प्पा है और हड़प्पा के स्थान पर ही खोजी गई थी, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पर इसके आगे का मैं आपको बता दूं। परंतु सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र मोहनजोदड़ो था। जी हाँ, हड़प्पा सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पोर्टेंट जो क्षेत्र है वो है मोहनजोदड़ो। इस पूरी सभ्यता में अगर हमने कुछ भी सबसे ज्यादा पढ़ा है तो वो है मोहनजोदड़ो। तो क्या है आखिर ये मोहनजोदड़ो? तो मैं आपको बता दूं कि मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मुर्दों का टीला। जी हाँ, मुर्दों का टीला। आपको सुनने में हंसी आ रही होगी कि मुर्दों का टीला कैसा नाम है, तो इसीलिए इसका नाम मुर्दों का टीला ना रखकर मोहनजोदड़ो रख दिया।
अब मोहनजोदड़ो को मुर्दों का टीला क्यों कहा जाता है? तो मुर्दों का टीला मोहनजोदड़ो को इसीलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा खुदाई में यहाँ पर हड्डियां मिली हैं। जी हाँ, हड्डियां, इंसानों की हड्डियां, जानवरों की हड्डियां, पशु पक्षी की हड्डियां। तो इन हड्डियों के मिलने के कारण, इन शवों के मिलने के कारण ही इस जगह का नाम ही मुर्दों का टीला रख दिया। तब मोहनजोदड़ो के बारे में हम पढ़ लेते हैं कि मोहनजोदड़ो की नगर निर्माण योजना कैसी थी। तो मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहर था। जी हाँ, एक नियोजित शहर। अब नियोजित का मतलब क्या हुआ? सोच समझकर बनाया गया शहर। तो मोहनजोदड़ो को बहुत ही ज्यादा सोच समझकर बनाया गया था। इसके लिए पहले बहुत ज्यादा प्रयास किए गए थे कि मोहनजोदड़ो कैसा हो। आजकल आप जानते हैं कि हमें कुछ भी करना हो, हम बिना प्लानिंग के वो काम कर देते हैं, बाद में सोचते हैं कि काश अगर हम ऐसा करते तो ऐसा होता, ऐसा करते तो ऐसा होता, अब वो काम हमारा बिगड़ जाता है। परंतु जब मोहनजोदड़ो का निर्माण किया गया था तब बहुत ही ज्यादा सोच विचार कर, बहुत ज्यादा सोच समझ कर इस शहर को बसाया गया था। और इस शहर की जो नालियां थी, गलियां, जी हाँ, किसी भी जगह की सबसे इम्पोर्टेंट होती है ना, वो गलियां, नालियां, सड़कें होती हैं। अगर कोई भी व्यक्ति, अगर आप भी कहीं और घर खरीदने जाते हैं तो आप भी वहाँ की सड़कें देखते हैं, गलियां देखते हैं और नालियां देखते हैं। तो इसी तरह मोहनजोदड़ो में भी नालियों पर, गलियों पर, सड़कों पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया था। और फिर उसके बाद सबसे ज्यादा ध्यान घरों पर दिया गया था। जी हाँ, आप जानते हैं कि आप नालियों में, गलियों में घर और सड़कें तो देख रहे हैं, परंतु किस लिए देख रहे हैं? क्योंकि आपको वहां पर घर खरीदना है, तो ध्यान भी तो आपका घर पर ही होगा। तो चलिए पहले नालियां, गलियां और सड़कों के बारे में जानते हैं कि वहां की गलियां तथा सड़कें ग्रिड पद्धति के द्वारा बनाई गई थी। जी हाँ, ग्रिड पद्धति के द्वारा। अब ये ग्रिड पद्धति थी क्या? ग्रिड पद्धति थी कि एक दूसरे को समकोण पर काटना। मतलब कि यह हमारी एक नाली है, एक गली है, एक सड़क है, और इसी को समकोण पर काटना, मीन्स बिल्कुल सीधी, बिल्कुल बीच में से काटना, समकोण पर काटना ग्रिड पद्धति का एक उद्देश्य था कि किसी भी चीज को ग्रिड पद्धति के द्वारा ही बनाया जाए। मतलब बिल्कुल सीधा बनाया जाए, उसमें टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी ना हो। क्योंकि अगर हमारी नालियां टेढ़ी मेढ़ी होंगी तो उसमें कूड़ा जमा हो जाएगा, कचरा जमा हो जाएगा और उनकी साफ सफाई सही से नहीं हो पाएगी। इसीलिए सबसे ज्यादा मोहनजोदड़ो का निर्माण करते वक्त इसी बात पर ध्यान दिया गया कि सड़कें, नालियां और गलियां सीधी होनी चाहिए ताकि उनका कूड़ा, उनकी साफ सफाई बहुत अच्छे से की जा सके। तो आप समझ गए होंगे ग्रिड पद्धति क्या होती है। ग्रिड पद्धति का भी क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछ लिया जाता है कि ग्रिड पद्धति क्या थी, संक्षेप में बताएं। तो आपको पता ही नहीं होगा ग्रिड पद्धति का मतलब क्या होता है, तो आप कैसे उसे बताएंगे? तो ग्रिड पद्धति का मतलब यही होता है, एक दूसरे को समकोण पर काटना। तो आप समझ गए आप ग्रिड पद्धति क्या होती है। तो अब इसका नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। गलियां तथा सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। जी हाँ, मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि ग्रिड पद्धति द्वारा बनी थी। तो उसी तरह ग्रिड पद्धति एक दूसरे को समकोण पर काटना, तो उसी तरह सड़कें और गलियां एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। तो अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, मकान पक्की ईंटों के बने होते थे। जी हाँ, आप जानते हैं कि जो ग्रामीण सभ्यता होती है वहाँ झोपड़ियाँ होती हैं या फिर मकान होते हैं तो वो मिट्टी के बना देते हैं, कच्ची ईंटों के बना देते हैं, परंतु यह एक नगरीय सभ्यता थी, इसलिए यहाँ पर मकान पक्की ईंटों के बने होते थे। पक्की ईंट है, जी हाँ, जैसे कि अब हम पक्की ईंटों का इस्तेमाल करते हैं, अव्वल ईंट कहते हैं लाल रंग की ईंट जो होती है, उसी तरह हड़प्पा सभ्यता में भी पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया जाता था। मगर वहाँ की पक्की ईंटें आज की ईंटों से बहुत ज्यादा अलग थी और इन ईंटों के कारण ही कनिंघम को भ्रम हुआ था। जी हाँ, कनिंघम का भ्रम। तो इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कनिंघम का भ्रम, जो बहुत लोगों को पता तो है परंतु वो उसे लिख नहीं पाते। उनके दिमाग में होता है कि हाँ इसका आंसर ये है, परंतु वो शब्दों में उसे नहीं बांध पाते। परंतु इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगी कि कनिंघम का भ्रम क्या था और कनिंघम कौन था। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि मोहनजोदड़ो की नगर निर्माण योजना। तो जो नगर के निचले हिस्से में थे, जी हाँ, जो भी मकान पक्की ईंटों के बने थे वो नगर के निचले हिस्से में थे। नीचे की साइड एक ऊंची जगह थी मोहनजोदड़ो में और एक नीची जगह थी। तो जो नीची जगह में जो घर बने हुए थे वो पक्की ईंटों के बने हुए थे और जो ऊपरी हिस्से पर थे उसके बारे में भी हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे, आगे के पार्ट में इस वीडियो के। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, गंदे पानी की निकासी के लिए नालियां बनी होती थी। जी हाँ, नालियां बनी होती थी ताकि सारा गंदा पानी नालियों में जा सके और गलियों में गंदा पानी ना जमा हो।
तो यही तो आप समझ रहे होंगे, क्योंकि आजकल की जो हमारा समाज है, हमारी जो जगह है जहाँ पर हम रहते हैं, वहाँ पर क्या होता है, सारा हमारे घरों का गंदा पानी हमारी गलियों में बहता रहता है और कोई इस बात पर ध्यान भी नहीं देता। परंतु आज से इतने हजारों साल पहले हड़प्पा सभ्यता में इस बात को सोचा गया था कि घरों का गंदा पानी गलियों में ना बहता फिरे, बल्कि नालियों में जाए। तो इसीलिए यहाँ की नगर निर्माण योजना इतनी ज़्यादा अनूठी थी, इसीलिए इस योजना के इतने ज़्यादा चर्चे होते हैं। तब हम इसका नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नालियों को इस प्रकार बनाया गया था कि घरों का पानी सीधा नालियों में ही जाता था। जी हाँ, जैसे कि मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि गलियों में पानी ना जाए इसलिए नालियाँ बनाई गई। तो नालियों को इस प्रकार बनाया गया था कि जरा सा भी पानी गलियों में ना जाए, सीधा नालियों में ही जाए। और घरों की एक दीवार नालियों से सटकर बनी होती थी। जी हाँ, हमारे घर के जो उस वक्त के घरों की दीवार होती थी वो नालियों से सटकर बनी होती थी, ताकि पानी सीधा नाली के अंदर जाए। और इसका नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं। नालियों को इस प्रकार बनाया गया था कि सफाई अच्छे से की जा सके। जी हाँ, नालियों को इस तरह से बनाया गया था कि सफाई को हम अच्छे से कर सकें। नालियों को ढका जाता था। जी हाँ, नालियाँ पत्थर से ढकी होती थी। अब नालियों को पत्थर से ढकने का क्या मतलब है? आजकल के हमारी जो नालियाँ होती हैं वो ढकी होती हैं? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं ढकी होती। परंतु उस वक्त हड़प्पाई समाज की नालियाँ ढकी होती थी पत्थरों से, ताकि उसमें बाहर का कूड़ा ना जा सके और जो घरों का कूड़ा होता है या जो अन्य कूड़ा होता है सिर्फ वही रहे और उसको भी साफ किया जा सके। पत्थर को हटाकर नालियाँ साफ की जाती थी और बाद में वो पत्थर को फिर से ढक दिया जाता था, ताकि कोई भी बाहर का कूड़ा नालियों में ना फंसे और नालियों का पानी ना अटके। और इसका नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं। सभी घरों में अन्नागार, स्नानागार और कमरे होते थे। जी हाँ, अब अन्नागार क्या होता है? अन्नागार वह होता है जहाँ पर हम अपना अन्न, यानी कि हमारा खाना पीना, जो भी हमारा राशन होता है उसको रखते हैं, तो उसे हम अन्नागार कहते हैं। जैसे कि गेहूँ, चावल, जो भी हम खाने का सामान होता है हमारा, जो भी हम स्टोर करके रखते हैं ना, उसे हम अन्नागार में रखते हैं। अन्नागार इसी को कहते हैं जहाँ पे अपना खाने पीने का सामान रखते हैं। अब स्नानागार क्या होता है? जब बाथरूम, तो उस वक्त बाथरूम भी होते थे घर में, स्नानागार भी होते थे और कमरे भी होते थे। जी हाँ, उस वक्त के घरों में कमरे भी होते थे। एक कमरा नहीं बल्कि अनेक कमरे होते थे। सभी लोग बहुत अच्छे से रहते थे और जॉइंट फैमिली हुआ करती थी उस वक्त की। तो ये तो हमने पढ़ा मोहनजोदड़ो की नियोजित शहर की अर्थव्यवस्था। जी हाँ, जल निकास प्रणाली के बारे में हमने पढ़ा, नालियों के बारे में हमने पढ़ा। और इसके आगे की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं मोहनजोदड़ो के पूरी डिटेल। जी हाँ, मोहनजोदड़ो कैसा था, मोहनजोदड़ो में किस प्रकार के घर थे, किस प्रकार की व्यवस्था थी, और जो सबसे फेमस मोहनजोदड़ो का एक स्नानागार है। जी हाँ, आपने सुना होगा मोहनजोदड़ो का एक बहुत बड़ा स्नानागार। तो मोहनजोदड़ो के स्नानागार के बारे में भी हम उस वीडियो में पढ़ेंगे और सबसे ज़्यादा कनिंघम का भ्रम के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई और समझ भी आई हो, क्योंकि आपको समझना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप सिर्फ सुन रहे हैं, आपको ज़्यादा बेटर होगा कि अगर आप इन सब का नोट्स भी बना लें, क्योंकि हम सुना हुआ एक बार को भूल जाते हैं, परंतु हम उसे लिख के रख लें और हम कभी भी भूलने पर या कोई भी हमारी ज़रूरत पड़े तो हम उसे दोबारा से पढ़ सकते हैं। और एग्ज़ाम से पहले आपको रिवीजन करना बहुत ज़रूरी होगा। जी हाँ, मैं जानती हूँ कि आपको एक वीडियो देखकर याद नहीं हो सकता, तो उसके लिए आपको रिवीजन की ज़रूरत होगी और रिवीजन के लिए आपको नोट्स बनाने ही पड़ेंगे। अगर आप खुद नोट्स नहीं बनाना चाहते तो आप हमसे PDF भी ले सकते हैं नोट्स की। आपको PDF आसानी से अवेलेबल हो जाएगी हमारे चैनल पर एजुकेशन टेक फिलो पर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एजुकेशन टेक फिलो।